Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear second year students, Assalamu alaikum. अल्लाह ताला आप सबको हम सबको सेहत व आफ़ियत से रखें, दुनिया आखिरत की कामयाबियों से नवाज़ें और जितने भी बच्चे हमारे नेक्स्ट जो हैं अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो जो भी अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं, यू बिकम डॉक्टर, तो अल्लाह पाक आपको बेहतरीन मसीहा बनाए इंसानियत के लिए और सारे लोगों के लिए। और बेटे, इफ़ यू अचीव योर टारगेट और यू डोंट अचीव, तो डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि अपना जो है वो जारी रखना है। जो आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए रास्ता रखा होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन इंसान की कोशिश कभी ज़ाया नहीं जाती। तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर है। बुक तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आई थिंक कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो इसका जो चैप्टर नंबर है 15, बाकी 14 तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे। तो ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। ओके, तो बेटे ये सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो है, जो जो बाहर माहौल में जो फ्लक्चुएशंस, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनमें हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, सारे के सारे ऑर्गन्स किस तरह से जो है उसमें बिहेव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट हमें कौन करता है? हमारे स्केलेटन जो है वो हमें सपोर्ट करता है। इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, और हम मूव किस तरह से करते हैं, और सिर्फ हम नहीं, बाकी एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम कोऑर्डिनेट जो है पूरी बॉडी को कर रहे हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने और जो डिफरेंट फंक्शन रखे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी हम सारा पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, यू नो वेल, इसमें हम जो है ह्यूमन बीइंग और बाकी एनिमल्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी प्रोजनी को सेफ रखने के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या सिस्टम रखा है, किस तरह के ऑर्गन्स अल्लाह पाक ने डेवलप किए हैं, सारे के सारी कायनात की जो ऑर्गेनिज़म है, हम ये वाले सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर जो है इसमें हम ग्रोथ के प्रोसेसेस पढ़ेंगे, किस तरह से जो है एक एम्ब्रियो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स और डीएनए हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए जो है उसकी डिटेल पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। सेल साइकिल में वही एक सेल जो है किस तरह से ख़ुद को डिवाइड करता है, मियोसिस में और माइटोसिस में। देन वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है। वेरिएशंस में हम डिफरेंट जो किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरह से जो है हम वालिदैन जैसी खसूसियात लेते हैं। तो वेरिएशंस का मतलब होता है जो तगय्युरात आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, और हम जीन्स की स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है कि ज़िंदगी का, बायोलॉजी का यूज़ किस में टेक्नोलॉजी में, जैसे इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करना। द नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन, इर्तिका का प्रोसेस, किस तरह से जो है वो स्पीशीज़ बदलती हैं, किस तरह से स्पीसीज़ जो हैं वो जब से ज़मीन बनी वो किस तरह से चेंज हुई हैं, ये सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे इसको हम कुरानिक जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। दैन इज़ इकोसिस्टम, द लवलीस्ट चैप्टर्स। जो आगे सारे चैप्टर्स हैं वो तो हम ऐसे ही है जैसे हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये इतने ईजी हैं। इकोसिस्टम है जिसमें हम अपने माहौल के बारे में सारा पढ़ेंगे और किस तरह से जो हमारा माहौल है वो रिएक्ट कर रहा है। देन सम मेजर इकोसिस्टम्स, फिर बड़े बड़े जो इकोसिस्टम्स है, ग्रासलैंड है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, मैरीन इकोसिस्टम्स हैं, ठीक, ये हम सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक जो चैप्टर है वो क्या है कि इंसान का और ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, और किस तरह से एक दूसरे के साथ ये जो है इंटरलिंक्ड है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट होमियोस्टेसिस। वेरी फर्स्ट जो है इट्स होमो का मतलब होता है सेम। बायोलॉजी में होमो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है एक सेट पॉइंट,
मतलब एक सेम सेट पॉइंट पे किसी चीज़ को जो है वो ला के उधर ही खड़ा कर देना, सही है। जैसे हमारी बॉडी का अल्लाह पाक ने सेट पॉइंट रखा है, होमो यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी का सेट पॉइंट दो वो जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमारे लिए काफ़ी एक मज़े की जो मेरे जहन में आ रही है इस वक्त, देखें कि आपको इसमें 2-3 बातें यूज़ होनी है। फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरनल क्या है, तो ये देखें अभी आपको कैसे समझ आती है। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो प्लेनेट अर्थ है उसमें भेजा, हालांकि हम इस प्लैनेट के नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट भी किया अपने पास, सही है, आसमानों पे। और जो आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम वो जन्नत में थे, मतलब दैट इज़ एन अदर प्लैनेट। ठीक, तो वहाँ पर थे, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो सराउंडिंग्स थी, जो इर्द गिर्द का माहौल था, वो इंसान के लिए बेस्ट सूटेबल था। फिर इंसान को ज़मीन पर भेजा गया टेस्ट के लिए। इंसान को यहाँ प्लैनेट अर्थ में अडॉप्ट करवाने के लिए, अडाप्टेशंस का मतलब होता है मुवाफ़क़त माहौल के हिसाब से, वैसे ही ख़ुद में खूबियाँ जो है वो डेवलप कर लेना। तो इंसान को यहाँ ज़मीन पर अडाप्ट करवाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में होम्योस्टेसिस का मेकनिज़म रखा है। देखिए जन्नत में ना तो इंसान को वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, ना नाक में कोई सिक्रीशन होती है, ना गले में स्पोटम यानी बलगम वगैरह नहीं प्रोड्यूस होता। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो जन्नत का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल का मतलब जिसने हमें घेरा हुआ है। इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द क्या है, एयर है, एयर के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उसमें एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लेवल है, नमी का लेवल है, उसमें स्पेसिफिक जो है वो पोल्यूशन का लेवल है, उसमें मतलब देयर इज़ मिक्सचर ऑफ लॉट मैनी थिंग्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट हैं। तो इस इन सब के अंदर इंसान ने ख़ुद को जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रखना है। ठीक है, तो इस तरह जो है अल्लाह ताला ने इंसान में अडाप्टेशंस रखी कि वो ज़मीन में रह सके। ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ्लक्चुएशंस यानी कि तब्दीलियाँ रखी हैं। ज़मीन का टेम्परेचर, ज़मीन का इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द का माहौल कभी भी सेम नहीं रहता। अभी अभी गर्मियां हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, ठीक है, इनफैक्ट आप फील करते हो कि मतलब पंखा या कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके बगैर बैठा नहीं जाता। यही आपने बैठे होना है सर्दियों में, अभी फ्यू मंथ्स लेटर, तो यहाँ पर बैठे नहीं जाना। हमने जो है हमने कोशिश करनी है कि हमारे ऊपर कोई क्विल्ट हो, हमारे ऊपर कोई ब्लैंकेट हो, जिससे हम जो है वो अपनी हीट जो है उसको वेस्ट ना करें, सही है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आप जो देखें जो हमारे इर्द गिर्द हवा है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि पंखा चलेगा तो हवा लगेगी। अभी आप हाथ हिला के देखें इर्द गिर्द, ठीक है, जैसे पंखे को चलाते हैं हम, हैंड फैन को, वैसे आप सिंपल हाथ को हिला के देखें तो आप फील करेंगे कि हम हवा में डूबे हुए हैं। ठीक है, वी आर सबमर्ज्ड। जिस तरह से मछली पानी के अंदर चारों तरफ से डूबी हुई है, वैसे ही हम चारों तरफ से हवा में डूबे हुए हैं। तो ये जो हवा है, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसकी ह्यूमिडिटी, वो जो है हमेशा फ्लक्चुएट करती है, वो बदलती है। कभी इस हवा जो हवा है इसके अंदर रेडिएशंस होती हैं, कभी इसका टेम्परेचर जो है वो 47 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया होता है, और कभी यही टेम्परेचर जो है वो 6, 7 या माइनस पे, अगर पहाड़ी इलाकों की नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाओ तो वो माइनस में चला जाता है। तो इन सब तब्दीलियों के बावजूद ऐसा नहीं होता कि सर्दियाँ तो हमारी बॉडी पिघल जाए और गर्मियाँ तो हमारी बॉडी जम जाए, ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी का स्पेसिफिक टेम्परेचर है, आप थर्मामीटर लेके चेक करें, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। वो किस तरह से रहता है, देखिए बिल्कुल जैसे हम फ्रिज के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है तो हम उसको सेट कर देते हैं, सही है। तो उसको वो अगर लाइट बिजली कहीं कम भी हो तो उसकी सुई घूमती है तेज़ तेज़, और तब तक वो घूमती रहती है जब तक वो अपने सेट पॉइंट पे नहीं आ जाती। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ब्रेन में हाइपोथैलेमस रखा है, जो कि कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के होम्योस्टेसिस को। किस तरह से कंट्रोल करता है कि अगर तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है तो हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज भेजता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, पसीने के ग्लैंड्स को, कि पसीना आए ताकि सॉल्ट्स बाहर निकलते जाएं, सही है। हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, हम जो है वो शेडी प्लेसेस ढूंढते हैं, हम जहाँ में ज़्यादा अर्ज होती है हम ज़्यादा पानी जो है उसको तलाश करते हैं, ज़्यादा सॉल्ट्स लेते हैं। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन का पॉइंट हाइपोथैलेमस। और तब तक जो है ऐसा रहता है जब तक जो है हमारी बॉडी वो दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं आ जाती। बिल्कुल वैसे ही अगर सर्दियों का मौसम आ जाए, टेम्परेचर बहुत थोड़ा हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है वो एक तो शिवर करती है, कांपती है, काम के टेम्परेचर पूरा करती है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम लिपिड्स वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, घी, दालें, इस तरह की बनी हुई चीज़ें, ठीक है।
तो और उसके अलावा यूरिन बार बार आता है, क्योंकि बॉडी जो है अल्लाह ताला ने वो उसको ऐसे ऑर्डर किया हुआ है कि वो जब सर्दियाँ होती हैं तो वो हमारे ब्लैडर में ज़्यादा पानी जो है उसको स्टोर नहीं रखती। सही है। सर्दियों में बार बार यूरिनेशन इसलिए होती है कि अगर ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर रहेगा ब्लैडर में तो हमारी बॉडी की सारी हीट, जो हमने खाना खाया उसकी हीट एनर्जी बनी, वो तो उस पानी को गर्म करने में यूज़ हो जाएगी। इसलिए पानी जो है जो बॉडी है हमारी, वो उस पानी को वो जो फटाफट जो है वो वेस्ट करती जाती है। सही है। तो इस तरह जो होम्योस्टैसिस है, अब देखें कि हम सर्दियों में जो है वो सर्दियों के माहौल के मुताबिक जो है ख़ुद को रखने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है वो ठीक रख सकें। ठीक है। हम मशरूबात जो है वो गर्मियों में यूज़ करते हैं, और हम जो है वो लग्जरीज़ ढूंढते हैं, हम एसी ढूंढते हैं, हम एयर कूलर्स ढूंढते हैं। सर्दियों में हम इससे अपोजिट हो जाते हैं। हम मीट जो है वो कहते हैं कि मतलब मीट बने, मीठी चीज़ें हों। हम जो है वो हीटर्स को सर्च करते हैं। तो ये जो है बेटे, ऐसे नहीं लगता कि जो होम्योस्टैसिस है असल में वही एक टेस्ट बना हुआ है कि होम्योस्टैसिस को पूरा करने के लिए जो है इंसान जो है वो कोशिश किस तरह से करते हैं। ये कोशिश ही उसका टेस्ट है। ये कोशिश ही जो है ये अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जो है वो उसका टेस्ट रखा हुआ है। तो होम्योस्टैसिस मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। अब मैं इंशाल्लाह इसका साथ साथ पढ़ती हूँ और ये जो है बताती भी हूँ कि आपने कितना याद करना है और कितना नहीं करना। जी। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज हैज़ एज्यूम्ड, हर स्पीसी, अब जो बिल्ली है वो एक अलग स्पीसी है, इंसान एक और स्पीसी है। स्पीसी का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड ना कर सकें, जिनके जो है नेक्स्ट बेबीज़ ना प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है। हर एक स्पीसी जो है वो सिर्फ अपनी ही स्पीसी के साथ ब्रीड कर सकती है, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब जानवरों की जो है वो मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हर ऑर्गेनिज़म है उसकी जो स्पीसीज़ रखी हैं, मतलब जो स्पीसीज़ में जो ऑर्गेनिज़म है उन्होंने एज्यूम किया हुआ है इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है जब से ज़मीन बनी है तब से लेकर अब तक ए स्पेसिफिक सेटअप ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग्स। सही है। तो अल्लाह ताला ने उन सब की बॉडी में एक स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट रखा है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। सही है। हार्ट किस तरह से जो है वो फंक्शन कर रहा है, सर्दियां हैं अगर तो किस तरह से कर रहा है, गर्मियां तो किस तरह से कर रहा है, स्टमक किस तरह से जो है चेंजिंग्स को जो है वो फेस कर रहा है, लंग्स किस तरह से फेस कर रहे हैं। सही है। तो फिर भी अभी ये जो बॉडी है ये इंटरनल है। अभी इससे भी इंटरनल एक सिस्टम है जो सेल का है। सही है। वो भी हम आगे से देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। सही। ऑर्गेनाइजेशन देखे स्टार्ट हुई बैक्टीरिया से और स्लोली जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग तक आती है। तो ये सब जो हैं वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से उनके पास जो हैं वो सूटेबिलिटीज़ हैं। सही। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल का मतलब ही जो हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट है। अब देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हर चीज़ का डिफरेंट है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उसमें डिफरेंट है। इंसान जो है अब वो इतनी बड़ी सराउंडिंग को देखता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुंह में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, इतना ज़्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। अब देखिए हमारे जो हमारे माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका इन्वायरमेंट क्या है, सिर्फ हमारा माउथ। ठीक है। जो ये हमारी बॉडी, वो तो उनका टोटल इन्वायरमेंट है। अब उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और है। सही है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। अब जो बाहर का माहौल है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी उसके अज्जा हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं, तब्दील होते हैं कंटिन्यूसली, लगातार। ठीक है। कभी बारिश का मौसम होता है, सूरज की शुआएं बिल्कुल ही नहीं होती, और कभी जो है वो आंधियाँ होती हैं। कभी टेम्परेचर 50 पे पहुंचा होता है, कभी टेम्परेचर जो है वो माइनस पे पहुंचा होता है। तो ये सब फ्लक्चुएशंस हैं। हाउएवर द ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं वो रेजिस्ट करती हैं, वो मुज़ाहमत करती हैं किसके खिलाफ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के खिलाफ, एंड मैनेजेस दीज चेंजेस, और इन तब्दीलियों को मैनेज करती हैं बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स, बॉडी में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं टू कीप इट्स ओन इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज, ताकि जो बॉडी के अंदर की फ्लक्चुएशंस हैं, जो बॉडी की इनसाइड तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको नैरो रेंज में रखा जाए। दस प्रोटेक्टिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, ताकि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस,
उन हार्म से, उन नुकसानात से जो बाहर की तब्दीलियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। सही। ओके, अब ये देखें कि हमारी बॉडी का जो इनसाइड है वो सेम रहता है। सर्दियों में हमारी नाक कितनी ठंडी हो जाती है, तो वो असल में यहाँ पे मैकेनिज़्म बना होता है कि जो बॉडी के बाहर से हवा आती है, जो और जो जो ये फ़िज़ा से जो हवा हमारे नाक के जाती है, तो जो बात है वो गर्म होकर जाती है, जो अंदर से बाहर निकलती है वो जो है वो ठंडी होकर किस तरह से कि जब दोनों दोनों जो है आने वाली बाहर एग्ज़िट जो होती है और जो अंदर जा रही होती है, वो जब आपस में काउंटर उनका जो होता है मीट करती हैं, तो ये हीट का तबादला हो जाता है आपस में। तो इस तरह जो है वो चेंजेस जो है वो बॉडी को कंट्रोल रखा जाता है। सही है। अब देखिए अब ये जो है यहाँ से आपने डेफिनेशन आप अपनी बुक्स पे निशान लगा लें। यहाँ से डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, जो तब्दीलियाँ इर्द गिर्द हैं हमारे, जो नुकसान काज कर रही हैं इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के माहौल में, इस टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सिंपली वी कैन से दैट कि बॉडी के इनसाइड को, इनसाइड ऑफ द बॉडी उसको सेफ रखना, जो बाहर जो मैकेनिज़्म हो रहे हैं, जो बाहर तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे, ठीक है, अपनी इनसाइड ऑफ द बॉडी को महफूज रखना बाहर वाली तब्दीलियों से, बाहर वाली फ्लक्चुएशन से। ये प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस। सही है। इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, ताकि और किसके ज़रिए, एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज़्म के ज़रिए जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने खुद रखा हुआ है। ये डेफिनेशन हो गई। द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन नैरो रेंज। अब जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, ये जो बाहर की तब्दीलियां हैं, इनको बॉडी के अंदर वाली साइड पे जो है उनको नैरो रेंज में रखता है। ये नहीं कि एकदम चेंज आ जाए, थोड़ी थोड़ी तो ज़ाहिर है तब्दीली आती है, लेकिन एक नैरो रेंज में आती है, माइन्यूट सी रेंज होती है, विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, अगर उनका मुआजना किया जाए जो बाहर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे। ओके, अब देखिए कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कर रही है। मोस्ट ससेप्टिबल का मतलब होता है हसास, जो कंपोनेंट्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, दैट मे बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर। कौन कौन सी हसास चीज़ें हैं हमारी इनसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, बॉडी के इनसाइड, जो कि बहुत जल्दी जो हसास हैं बाहर होने वाली तब्दीलियों के लिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वाटर, दूसरा है सॉल्यूट्स और तीसरा है टेम्परेचर। आल्सो द मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म हैज़ अडेप्टेड टू एलिमिनेट का मतलब होता है एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नुकसानदा मादे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये सब किस पर डिपेंड करते हैं कि हमें हमारी बॉडी को वाटर कितना दस्तयाब है। अब आगे यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है ओस्मो रेगुलेशन की। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिसिटी किसकी है? ऑफ सोल्यूट एंड द गेन अ लॉस ऑफ वाटर इज ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सोल्यूट कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में साल्ट्स की कंसनट्रेशन, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में साल्ट्स की स्पेसिफिक अमाउंट रखी है, सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, तमाम जिंदा जानदारों के, पौधों के, हर चीज़ की जो बॉडी है उसमें जो सॉल्ट्स हैं वही असल में मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में देखिए अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। अगर हमें डायरिया हो जाए तब भी डिहाइड्रेशन के साथ साथ साल्ट्स भी चले जाते हैं। और देखिए हम बिल्कुल हमारे सिग्नल्स ही नहीं चलते, क्योंकि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स रखी हुई हैं। न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारी बॉडी में तारें पड़ी होती हैं। ठीक है, घर बनाते हैं तो हम वायरिंग करते हैं ना, बिल्कुल हमारी बॉडी की वायरिंग न्यूरॉन्स के ज़रिए है। और न्यूरॉन्स के ऊपर मैसेज किस तरह से चलता है? अगर सॉल्ट्स हैं तो मैसेज चलेगा, हमारी बॉडी में सॉल्ट्स नहीं है, सोल्यूट्स नहीं है, तो मैसेज नहीं चलेगा। सही है, हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं चलेगा। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के प्रोसेस को कहते हैं, सोल्यूट के साथ साथ वाटर की कंसंट्रेशन को, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक, अच्छा जी आगे देखें। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। ये तो सिंपल, ये तो आपको नहीं पता है कि वो वाला मैकेनिज्म हमारी बॉडी में जिसके ज़रिए बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाते हैं वो क्या है? एक्सक्रीशन। वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन। और जो टोटल जो है
इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखना, टॉलरेबल जिसको टॉलरेट कर सकती है बॉडी, बेयर कर सकती है, उस रेंज में रखना, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। मतलब थर्म का मतलब ही हीट होता है, रेगुलेट का मतलब उसके प्रोसेस को रेगुलेट करना। और ये तीनों जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं प्रोसेसेस। आगे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इन येलो बॉक्स, होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस जो है वही सेंट्रल रिक्वायरमेंट है इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which compels the adaptations in the constant changing conditions and contribute in evolutionary process। अब ये जो adaptations हैं यही हमें हेल्प करती हैं कि हम बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ कोप करें। अडॉप्टेशंस क्या हैं बेटे? अडॉप्टेशंस जो हैं वो हमारी बॉडी में ये क्या होती हैं, मुवाफ़क़त, मतलब जिस तरह का माहौल है वैसे ही हमारी बॉडी भी उसको रिएक्ट करना शुरू कर दे। सर्दी है तो हमारी बॉडी कांप के टेम्परेचर पूरा कर ले, तो ये सब अडॉप्टेशंस हैं। सही है। जैसे अडॉप्टेशन की मैं आपको एक छोटी सी देती हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए कि फ़िश के पास अल्लाह ताला ने अडॉप्टेशंस दी हैं कि उसकी बॉडी, उसका जो फेस है उसको स्ट्रीमलाइन बनाया, पतला बनाया आगे से कि वो पानी में इजीली तैर सके। उसको स्लाइम दिया है ताकि उसकी बॉडी जो है वो पानी में रबिंग से जो है वो ख़राब ना हो जाए। उसको सांस लेने के लिए जो है अल्लाह ताला ने गिल्स दी हैं। तो ये सब मछली के पास अडॉप्टेशंस हैं। सही है। आगे हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, इर्तिका का प्रोसेस हुआ, जो स्पीसीज़ हैं, जो जानदार हैं वो इस दुनिया में रहे। देखिए डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो नापैद हैं क्योंकि उनके पास अडाप्टेशंस नहीं होंगी जब माहौल बदला होगा तो। ठीक है। अच्छा जी, उस आगे देखें, लाइकवाइज द कंट्रोल सिस्टम्स अमंग इंट्रासेल। अब आगे सेल की बात, पहले तो हम ओवरऑल बॉडी की बात कर रहे थे। अब इंट्रा का मतलब इनसाइड, सेलर का मतलब सेल के। सेल क्या है? अब हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। जो हेयर्स हैं वो और तरह के सेल से बने हैं, हार्ट और तरह के सेल से, स्किन और तरह के सेल से बनी है। तो अब अगर हम देखें सेल्स किस तरह से जो हैं होते हैं, तो आपको पता ना कि एक अंडा जो है वो एक कंप्लीट सेल है। सही है। तो बिल्कुल अंडे की तरह के ही, मतलब आप उसके छिलका रहने दें, बाकी सारा जो है वो जो झिल्ली होती है वो बाहर उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो उस तरह के सेल जो है वो आप छोटे छोटे अपने जहन में ज़रा तसव्वुर करके देखें कि अगर आप अपने हाथ पे या अपने मतलब कहीं भी एक डॉट लगाओ अपनी स्किन के ऊपर, सही है, तो उस स्किन के नीचे हमारे लाखों सेल्स होंगे और वो जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो लाइन बाय लाइन जुड़े हुए हैं। अब अगर हम उसमें से एक सेल को अलग करके देखें तो एक अकेला सेल जो है वो पूरी एक ज़िंदगी है। सही है। एक अकेला सेल, अगर हम खून का देख लें, खून का सेल देख लें, स्किन का सेल देख लें, जिगर का सेल देख लें, कहीं से भी, तो वो एक पूरी की पूरी ज़िंदगी है। अब इतने सारे जो सेल हैं, जो सेल्स के बाहर काम हो रहा है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल में काम हो रहा है, जो हमारी कैपिलरीज में काम हो रहा है, वो एक्स्ट्रा सेलर है, सेल के बाहर। सही है। अब जो सेल के अंदर है, मतलब एक कैपिलरी है, कैपिलरी जो है वो खुद पता नहीं कितने सेल्स की बनी है। कैपिलरी का जो एक सेल है उसके अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस किस तरह से हो रहा है। आपको पता है अल्लाह ताला ने उसकी सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बनाया है, कुछ को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर जाने नहीं देती। सही है। तो इस तरह जो सेल्स है वो मेंटेन रखते हैं साल्ट्स को, एनर्जी को, प्रोटीन्स को, ये सब जो है फिर ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। ओके। एंड एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब जो सेल के बाहर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आल्सो एट सेल लेवल पे कीप फ्लक्चुएटिंग इन नैरो रेंज इन इंट्रासेलर विद इन सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं कंपेयर टू एक्स्ट्रासेलर। एक्स्ट्रासेलर कौन सा है? वेस्कुलर एंड अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। वेस्कुलर का मतलब हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारी कैपिलरीज। सही है। तो आप देखें हेयर इन एडिशन टू सोल्यूट एंड वाटर, यहाँ आप सेल के अंदर सोल्यूट और वाटर के अलावा वेरियस एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, और ज़्यादा मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको भी कांस्टेंट रखना होता है, उनको भी रिक्वायर्ड रेंज में रखना होता है, उनका भी होम्योस्टेसिस चाहिए। होम्योस्टेसिस डज नॉट नीड टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्यो का मतलब फिक्स नहीं है। एज चेंजेस मेंटेन विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, क्योंकि चेंजेस तो होने हैं, आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, वो नेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रीमेंडसली फॉर द ऑर्गेनिजम्स। जो पानी की जो है अवेलेबिलिटी है, दस्तयाबी है, वो ट्रीमेंडसली बहुत ज़्यादा जो है वो बदलती है
फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई। अबंडेंट का मतलब होता है कहीं कई दफ़ा सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे रेनी सीजन जब होता है, टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस, तो कभी कंडीशंस बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी, जो वाटर की क्वांटिटी है, जो मिकदार है, इंटरनल इन्वायरमेंट में वेरी इन रिस्पॉन्स टू अबंडेंट सप्लाई एंड ड्राई कंडीशंस। तो जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है उसका रिस्पॉन्स जो है वो बदल जाता है। पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर अवेलेबल है तो बॉडी जो है कंजर्व नहीं करती, बचाती नहीं है। लेकिन अगर जो पानी जो है वो कम है अवेलेबल, तो सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसको वो सेव करती हैं। द कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड। अगर पानी ज़्यादा होगा हमारे इर्द गिर्द तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी बॉडी है उसमें फ्लड आ जाए, सही है, अगर ऐसा नहीं होता। एंड आल्सो नॉट टू डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशंस, और ऐसा भी नहीं होता कि कंडीशन ड्राई हो गई है तो हमारी बॉडी जो है वो भी सूख जाए, ऐसा नहीं होता। Furthermore, adaptation to the lower level of range in dry conditions and to higher level of range in abundant supply of water is good for the organism to feel within internal fluctuations forced by drastic external fluctuations। ठीक है, कि बाहर की तब्दीलियाँ जो हैं वो बेशक ड्रास्टिक हो जाए, तबाही वाली हो जाए, अंदर वाला जो सिस्टम है वो सेम रहता है। The control systems have been acquired for the variety of homeostatic regulations। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए हमें कंट्रोल सिस्टम चाहिए। These living control system work exactly on the mechanism of physical control system। ये जो सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये किस तरह से अमल करते हैं, फिज़िकल तरीके से। फिज़िकल बिल्कुल जैसे हमारे फ्रिज के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फिज़िकल जो कंट्रोल सिस्टम है उसके 3 हिस्से होते हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर कौन होता है, जो रिसीव करता है, जैसे हमारी स्किन जो है या जो हमारी जो बॉडी है, जो बाहर के माहौल से जो रिसीव कर रही है, जो सिग्नल्स ले रही है, तो वो रिसेप्टर बन जाती है। स्किन ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसेप्टर है। फिर आगे आता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस एंड इफेक्टर। और इफेक्टर्स क्या होते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं, सही है। अगर तो सर्दी है तो हमारे मसल्स जो हैं वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कांपते हैं, हम शिवर करते हैं, शिवर करके हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी ले लेते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो हमारी बॉडी जो है स्वेट के ग्लैंड्स उनको जो है मैसेज देती है कि जो है स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इन अ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के साथ आप हमने अपनी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जो है उसको कंपेयर करना है। फिज़िकल मिसाल के तौर पर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मैं फ्रिज की ही बार बार बेटे एग्जांपल दे रही हूँ। देयर इज़ अ सेंसर, तो कंट्रोल से उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसका नाम है थर्मामीटर। दैट मॉनिटर्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम ए सेट पॉइंट एट सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर टू टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप और राइज इन द टेम्परेचर कंपेयर टू सेट पॉइंट। ठीक है, जैसे एसी का आप एसी को कह देते हो कि एसी का आप सेट पॉइंट कर देते हो 20, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एसी है उसके अंदर सेंसर लगा होता है, ठीक है, जो बाहर जो आपके रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको रिसीव करता है कि इस वक्त ये कितना है, ठीक है। तो सेंसर जो है वो थर्मामीटर हो गया जो रिसीव करता है। उसके बाद that monitors temperature change from set point at signals to control center to take action by switching on heater or cooling units in response to drop or rise in the temperature compared to set point। बिल्कुल इस्त्री में भी ये सेट पॉइंट लगा होता है कि इस्त्री को हम 3-4 पे अगर सेट कर देते हैं तो वो जब तक तो उसका टेम्परेचर 4 पे रहता है, सही है, तो इस्त्री जो है उसकी लाइट बंद रहती है। और जब वो उससे थोड़ा सा कम होने लगता है उसका टेम्परेचर, तो दोबारा जो है वो कनेक्शन बन जाता है, दोबारा हमें टिक की आवाज़ आती है और दोबारा जो है इस्त्री वो गर्म होना शुरू हो जाती है, सही है। तो इस तरह हमारी बॉडी भी वैसे ही काम करती है। सिमिलर टू इट इन लिविंग सिस्टम्स। अब यहाँ समझने वाली बात आ गई, यहाँ मैं आपको डायग्राम भी समझाती हूँ। देयर इज़ अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो हैं वो टेम्परेचर रेगुलेटेड हैं, कुछ एनिमल्स टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं होते, जैसे कि मेंढक वगैरह जो एम्फीबिया हैं, आपको कभी भी वो नज़र नहीं आएंगे सर्दियों में, ठीक है, वो आपको बस गर्मियों में मिलेंगे क्योंकि सर्दियों में उनकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती। तो एंडोथर्मिक वो वाले जानदार होते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड, जो अपनी खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो बेशक खाने से एनर्जी ले या जहाँ से भी ले तो वो अपनी खुद प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो एंडोथर्मिक एनिमल्स जो हैं उनका अल्लाह ताला ने किस तरह से सिस्टम रखा है, ये हम द रिसेप्टर्स
रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? सेंसर्स होते हैं। स्किन ही फॉर एग्जांपल देख लें, डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, वो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि बाहर जो टेम्परेचर है वो बहुत थोड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑफ इंक्रीज़, यहाँ पर इंक्रीज़ का लिया उन्होंने मिसाल के तौर पर कि टेम्परेचर जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मियाँ हैं। एंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर फॉर एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसको जाता है कि वो कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दे, मतलब पसीना जो है उसको, उसके प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, पर्सपिरेशन को। एंड द वाइस वर्सा, और फिर वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्ट, सर्दियाँ हैं टेम्परेचर कम हो गया है, तो फिर क्या होगा, इसका उल्ट हो जाएगा कि बॉडी को कहा जाएगा कि हीट प्रोड्यूस की जाए। डिटेक्शन ऑफ चेंज, अब तब किसी तब्दीली को डिटेक्ट करना। एंड सिग्नलिंग ऑफ फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, और सिग्नल्स जो हैं वो देना ताकि इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स करे। इफेक्टर्स क्या हैं? मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। टू कंट्रोल सिस्टम इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक का मतलब होता है एक के रद्द अमल में जो दूसरा है, एक के अमल में दूसरा जो है वो रद्द अमल शो करे, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म अब दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। जो नेगेटिव फीडबैक होता है हमारी बॉडी में ज़्यादातर वही चलता है। उसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ गई तो दूसरी फ़ौरन घट जाती है। बाहर टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी बॉडी का फ़ौरन कम होगा, सही है। ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, in these processes there is an inverse effectors response। inverse effector response का मतलब होता है उल्ट होता है, ठीक है, कि इफेक्टर से उल्टा रिस्पॉन्स देना है। इफेक्ट जो है बाहर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स क्या आएगा उसका कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है, तो ये बेटे इन्वर्स हो गया ना, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से, एज देयर इज़ जनरली कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। दस आर टर्म्ड एज नेगेटिव फीडबैक, इसलिए इसको नेगेटिव कहा जाता है कि बाहर अगर हमने जो सेंस किया कि बाहर जो है वार्मथ है तो उसके जो है उसके लिए कूलिंग जो है वो इफेक्ट होगा। अब ये देखिए, बस ये डायग्राम्स अंडरस्टैंड कर ले। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, अगर आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, थोड़ी कम होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बता दें, ठीक है। ओके, अब ये देखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशंस इन वाइड रेंज, बाहर का जो माहौल है उसमें जो फ्लक्चुएशन जो तब्दीलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे हवा में, सही है। अब ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम आ गया। कंट्रोल सिस्टम जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, मुज़ाहमत करता है फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो ये वाली है, ठीक है, ये वाला एरिया सारे का सारा जहाँ पे नैरो रेंज वाला पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक, ये सारे का सारा एरिया आप सोचेंगे ये जो है ये हमारी कोई ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर जैसे खून के सेल्स हैं या ब्लड वेसल के अपने सेल हैं, तो वो इस तरह से वो सेल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो थोड़ी बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ही थोड़ी होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा है एक्सट्रीमली नैरो, यहाँ पर एक्सट्रीमली नैरो होंगी, यहाँ पर थोड़ी नैरो होती हैं, जब थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, सही है। मतलब ब्लड जो है वो हो सकता है थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है ना सेल का, जिसकी वो जो मतलब बहुत छोटे लेवल पे वो जो है वहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बहुत माइन्यूट आती हैं, बहुत नैरो रेंज में आती हैं, सही है। इस तरह जो सेल है वो बिल्कुल जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक। तो ये किस तरह से होता है, क्योंकि सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर जाने अलाउ ही नहीं करेगा, और इस तरह जो है होम्योस्टैटिक कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो लोअर कर देता है तब्दीलियों को इंटरनल इन्वायरमेंट्स जो है हमारे बॉडी के उनमें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के स्पुर्द। डू लेट मी नो बेटे इन कमेंट्स के आपको जो है वो किस तरह का, सॉरी वेट, मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, उनको भी देख लें ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा जो है वो बन जाए। बेटे देखिए, अगर आपके पास ये वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी और तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक। अगर ये वाला इन्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपकी बॉडी और तरह से रिएक्ट करेगी। अब आपने खुद सोचना है, अपने माइंड में इनकी पिक्चर्स बनानी है। इस तरह का इन्वायरमेंट है तो आपकी बॉडी और तरह से रिएक्ट करेगी, होम्योस्टैसिस का जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगा। इस तरह अगर गर्मी का माहौल है तो आपकी बॉडी और तरह से,
ठीक रिएक्ट करेगी। ये देखिए इस तरह हमारा बिहेवियर भी बदलता है। और अगर बाहर इस तरह का माहौल है तो हम जिसमें पानी जो है वो झीलें ही जम जाती हैं, तो उसमें हमारी बॉडी जो है उसका रिएक्शन क्या होगा। सही है, ये आप सोचें, इसको अंडरस्टैंड करें और आंखें बंद करके कभी फील किया करें कि अच्छा देखें मैं मेरी बॉडी किस तरह होम्योस्टेसिस कर रही है। सही है, तो आप यू वुड बी ग्रेट साइंटिस्ट वन डे इंशाल्लाह। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।